आप अपने जिले की सड़कों से आते जाते कभी किसी बीजेपी के कार्यालय के सामने से होकर गुजर रहे होंगे तो आपके मन में एक सवाल आया होगा, बताओ यार कितना पैसा है इनके पास, क्या आलीशान ऑफिस बनवाया है। आज के वीडियो में यही जानेंगे कि 5 सितारा इन ऑफिस के निर्माण में बीजेपी ने कितना पैसा खर्च किया और इतना पैसा आया कहां से। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। अगर हम केवल बीजेपी की बनाई गई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इलेक्शन कैंपेन पर किए गए खर्च की बात करें तो ये आंकड़ा 74,000 करोड़ रुपए से 1,07,800 करोड़ रुपए के बीच पहुंचता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। अब यहां गौर देने वाली बात यह है कि बीजेपी ने 2014-15 और 2022-23 के बीच पार्टी की टोटल इनकम जो इलेक्शन कमीशन को बताई थी वो थी 14,663 करोड़ रुपए, जबकि असल में जो खर्च हुआ है वो बताई गई इस इनकम का 5 से 7 गुना अधिक है। यहां तक कि चुनावी बॉन्ड से जिस इनकम का खुलासा हुआ है वो रकम भी पार्टी ने जितना खर्च किया है उस खर्च का 10% भी नहीं है। एक बार नजर डालिए बीजेपी के खर्चों पर। जिला कार्यालय बनाने पर खर्च हुआ 2661 करोड़ रुपए, अन्य इमारतें बनाने में खर्च हुए 900 करोड़ रुपए, राज्य चुनावों में खर्च हुआ 16,492 करोड़ रुपए, लोकसभा चुनावों में खर्च हुए 54,000 करोड़ रुपए से लेकर 87,750 करोड़ रुपए तक। दरअसल अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि सभी राज्यों में, जिलों में सभी आधुनिक संचार सुविधाओं से सुसज्जित पार्टी के कार्यालय होने चाहिए। अगले ही साल बीजेपी ने देश के 694 में से 635 जिलों में नए कार्यालय बनाने का फैसला किया। मार्च 2023 तक उस लक्ष्य को बढ़ाकर 887 जिला पार्टी कार्यालयों तक कर दिया गया। 2018 में बीजेपी ने दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अपने नए 1,70,000 स्क्वायर फुट के मुख्यालय का अनावरण किया, जो शहर के कनॉट प्लेस शॉपिंग परिसर से महज 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। With 2 large conference halls, technical training rooms and digital libraries connecting the Wi-Fi office complex to BJP offices in 635 of 694 districts in the country, Party President Amit Shah promises that the new office will continue the BJP's march to victory. सभी आधुनिक सुविधाओं से इसको लैस बनाया गया है। सभी आधुनिक सुविधा इसके अंदर उपलब्ध है। यहाँ से सीधा जिला कार्यालयों के साथ, प्रदेश कार्यालयों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकती है। एक साथ प्रदेश की कार्यकारिणी को यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय में आकर उद्बोधित कर सकते हैं। इस प्रकार की पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई है। एक आधुनिक आईटी सेल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर विद्यमान है। सोशल मीडिया के लिए भी बहुत विपुल जगह के साथ और सारी सुविधाओं के साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया का रूम भी बनाया गया है। इसके पहले भाजपा के मुख्यालय अशोक रोड के लुटियंस बंगलो 11 नंबर और उससे सटे हुए 9 नंबर के क्षेत्रफल की तुलना शायद ही इस नए भव्य कार्यालय परिसर से की जा सके। इसके उद्घाटन के मौके पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि नया कार्यालय दुनिया के किसी भी अन्य पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस से बड़ा है, जबकि भाजपा अभी भी 11 अशोक रोड का उपयोग अपने आईटी सेल के मुख्यालय और अपने चुनाव वॉर रूम के रूप में कर रही है। एक और उदाहरण लेते हैं। 2021 में भाजपा ने दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर सिग्नेचर टावर क्रॉसिंग पर गुड़गांव में भाजपा के लिए एक नए कार्यालय का अनावरण किया था। कार्यालय के बारे में बताते हुए हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि ये लगभग 1 लाख स्क्वायर फुट के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसमें लाइब्रेरी है, मीडिया रूम है, आईटी रूम और तरह तरह की पार्टी सेल्स के लिए अलग अलग हॉल बने हुए हैं। इसमें बेसमेंट पार्किंग की भी 2 मंजिलें हैं। एक सभागार है जहां 600 से 700 लोग आराम से बैठ सकते हैं। अपने गांव और कस्बों जैसे बैठेंगे तो हजारों लोग आ सकते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए रुकने की व्यवस्था भी की गई है, होना भी चाहिए, जरूरी भी है। दूसरा वाला विजुअल्स हटा दो, वो इतना आवश्यक नहीं दिखाना, या ऐसा करो इसके आगे सफेद चादर खड़ी कर दो। गरीबी हटानी है ना तो ऐसे भी हटाई जा सकती है। बीजेपी देश के बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कार्यालय बना रही है। हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में एक विशाल काय ऑफिस का खर्चा 25 करोड़ रुपए की दर से और कुल 900 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च भी जोड़ लिया जाए तो सभी पार्टी कार्यालयों पर कुल खर्च 3500 करोड़ रुपए पहुंच जाता है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। यहाँ जो कीमत हर जिले की ऑफिस की लगाई है वो 3 करोड़ है, जो कि जगह जगह के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो सकती है। इसलिए कुल खर्च 3500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने अकेले अपने दिल्ली मुख्यालय पर 700 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब यहाँ 4 बातें समझना जरूरी है। 1, सही इंफॉर्मेशन अवेलेबल न होने की वजह से आप भाजपा के पास कितना पैसा है इसकी हकीकत को समझना चाहते हैं तो आपको एक मोटा मोटी की गई कैलकुलेशन पर भरोसा करना होगा। इस कैलकुलेशन का आधार
वैलिड है, ये आपको आगे पता चल जाएगा। नंबर 2, केवल बिल्डिंग्स के निर्माण और इलेक्शन कैंपेन के खर्चों से ही समझा जा सकता है कि भाजपा की जेब कितनी गहरी है। हालांकि बिल्डिंग्स और इलेक्शन के अलावा अन्य खर्च भी हैं। उदाहरण के लिए पिछले 10 सालों में पार्टी ने बार बार सरकारों को गिराने के लिए राजनीतिक दल बदल को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया है। मार्च 2021 तक, जैसा कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने बताया, 182 विधायकों ने भाजपा में शामिल होने के लिए अपनी पार्टियां छोड़ दी थी। पत्रकार सुनेत्रा चौधरी के अनुसार मार्च 2024 तक जो विधायक अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए उनकी संख्या थी 444। बहुत सारे मामलों में जब राज्य की जांच एजेंसियों की नजर उन पर पड़ी तो वो विधायक भाजपा में शामिल हो गए। अन्य मामलों में भाजपा पर विपक्षी राजनेताओं को नकद पैसे का लालच देने का आरोप लगाया गया है। इसी साल मार्च में अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि आपके 7 विधायकों को बीजेपी ने 25 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। इसमें देखिए दोनों चीज़ें, हम तो हमेशा से कहते रहे कि ये लोग जो हैं ऑपरेशन लोटस हर स्टेट के लिए चला रहे हैं, हर राज्य के अंदर जा जाके एमएलए खरीद रहे हैं। जाहिर तौर पे फ्री में तो एमएलए खरीद नहीं रहे, किसी को सीबीआई ईडी का डर दिखाते हैं और साथ में जैसे अभी हमें पता चला कल कि पंजाब के अंदर भी इन्होंने कोशिश की 25-25 करोड़ रुपए में एमएलए खरीदने की। अप्रैल में कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस विधायकों को 50 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। इससे पहले 2022 में गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित पाटकर ने दावा किया था कि गोवा के 8 विधायकों को भाजपा में शामिल होने के लिए 40 से 50 करोड़ रुपए के बीच भुगतान किया गया था। तेलंगाना में सीबीआई आधिकारिक तौर पर एक आपराधिक मामले की जांच कर रही है, जिसमें 4 बीआरएस विधायकों ने दावा किया कि उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए 50 करोड़ रुपए और यहां तक कि 100 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई थी। हालांकि ये आरोप अटकलों के दायरे में ही बने हुए हैं। जांच एजेंसियों, चुनाव आयोग या देश के राजनीतिक टिप्पणीकारों ने न तो इन आरोपों की पुष्टि की है और न ही उनका खंडन किया है। ये भी क्लियर नहीं है कि पार्टी के पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स और जर्नलिस्ट्स पर निगरानी रखने के लिए जो खर्च किया गया पैसा था उसका भुगतान किसने किया है। फॉरेंसिक परीक्षणों से पता चला कि 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के आईफोन पर पेगासस एक्टिव पाया गया था। वे उस समय टीएमसी के साथ जुड़े हुए थे। अगर किसी सरकारी विभाग ने ये जासूसी की थी तो ये जनता के पैसों का सरासर मिसयूज था, लेकिन अगर भाजपा ने अपने खर्चे पर ये जासूसी कराई थी तो उसके पैसों के भंडार के बारे में नए सिरे से सवाल उठते हैं। पेगासस जैसे स्पाईवेयर महंगे हैं। प्रति फोन इस स्पाईवेयर की लागत 3.7 करोड़ रुपए तक आती है। संयोग देखिए कि भाजपा संघ परिवार की एकमात्र सदस्य नहीं है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर रही है। खुद आरएसएस ने भी दिल्ली में 12 मंजिलों पर 3.5 लाख वर्ग फुट का एक नया कार्यालय खड़ा किया हुआ है। अन्य शहरों में भी नई बिल्डिंग्स बनाने का काम लगातार चल रहा है। नंबर 3, भाजपा की इनकम की इस तरह से मोटा मोटी कैलकुलेशन करने की हमारी मजबूरी। खुद भाजपा पर एक आरोप है। 2014 में नरेंद्र मोदी और भाजपा राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने का वादा करके सत्ता में आए थे। कह रहे थे कि हम तो फकीर हैं जी, झोला उठा के चल पड़ेंगे। कुछ दिनों पहले ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी आपको हम 2017 में लेकर चलें तो उस वक्त इस वादे को दोहराते हुए उन्होंने ये कहते हुए चुनावी बॉन्ड पेश किया कि वे राजनीतिक फंडिंग को अधिक ट्रांसपेरेंट बनाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि पार्टियां बिल्कुल साफ सुथरे पैसे से चलाई जाएं। इसके बावजूद क्या पार्टी की एनुअल रिपोर्ट में लिखी गई उनकी इनकम जो 14,663 करोड़ बताई गई उसमें और बीजेपी द्वारा किए गए बेहिसाब खर्चों में कोई मेल है? भाजपा ने बार बार कहा है कि उसकी बिल्डिंग्स का पैसा उस पार्टी के कार्यकर्ता दान देकर अपनी मर्जी से करते हैं। हालांकि ऐसी सारी इनकम पहले से ही पार्टी की एनुअल रिपोर्ट में स्वैच्छिक योगदान के अंतर्गत गिन ली जाती है, लेकिन हर बार कार्यकर्ता ने अपनी मर्जी से पैसे दिए हैं ऐसा कहकर पार्टियां बच निकलती हैं। नंबर 4, अवैध धन लंबे समय से भारत की पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरतों को पूरा करने का एक प्रमुख हिस्सा बना हुआ है। यहाँ कर्नाटका के उन ठेकेदारों के बारे में सोचें जिन्होंने 40% कमीशन की शिकायत की थी। संतोष नाम के एक ठेकेदार ने कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा पर 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। कुछ दिनों में उस ठेकेदार का शव एक होटल रूम में पाया गया था। इसके साथ कुछ राजनीतिक रूप से जुड़ी वे कंपनियां जो नेताओं की मदद से टेंडर हासिल करती हैं
या वे पार्टियां जो निजी फर्मों से पैसों की उगाही करती हैं और इसके बदले में फर्मों को लाभ पहुंचाती हैं। तो पैसे कमाने के बहुत तरीके पॉलिटिकल पार्टियों के पास होते हैं। पार्टियां शराब और रेत खनन जैसे व्यवसायों में अवैध माफिया राज भी चलाती हैं और उन पर विदेशी सौदों में हेराफेरी करके पैसे कमाने के आरोप भी लगते रहते हैं। इन सभी तरीकों में से एक एक तरीके से कैसे भी करके जो पैसे की उगाही पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं वो इन दी एंड आता तो जनता से ही है। आसमान से तो गिरता नहीं। जब सड़कें खराब तरीके से बनाई जाती हैं तो माइलेज गिर जाता है और पेट्रोल और डीजल पर लोगों का खर्चा बढ़ जाता है। जब राजनीतिक रूप से जुड़ी कंपनियों को समर्थन मिलता है तो दूसरी कंपनियां इन्वेस्टमेंट धीमा कर देती हैं, जिससे देश में नौकरियों का संकट गहरा जाता है। जब राजनेता रेत, मिट्टी और शराब जैसे व्यवसायों पर कब्जा कर लेते हैं तो उस स्टेट का रेवेन्यू गिर जाता है, जिससे सरकारी विभागों के पास पैसों की कमी हो जाती है और स्वास्थ्य और शिक्षा पर जेब से किया जाने वाला खर्च बढ़ जाता है। जब विदेशी सौदों में अवैध डीलें की जाती हैं तो देश को अधिक भुगतान करना पड़ता है। इसकी वजह से भी बेहद जरूरी जगहों पर पैसों का आवंटन और खर्च घटाना पड़ जाता है। ये नतीजे एक विरोधाभास की ओर इशारा करते हैं जो इस लोकतंत्र की जननी के बारे में अच्छी बात नहीं है। एक तरफ तो इसके 80 करोड़ बच्चों को अपना पेट भरने के लिए मुफ्त राशन की जरूरत पड़ रही है, जबकि दूसरी तरफ उनका प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां मालदार होती जा रही हैं। वीडियो शेयर कर दीजिए और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।